तो कहानी सच्ची है और उस पर पहले भी इस पर फिल्म बनी है, लेकिन इस कहानी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक कायदे से देखें तो एक आम मर्डर का केस था, लेकिन ये आम नहीं रहा, इसलिए कि एक आम मर्डर केस में एक प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, एक प्रधानमंत्री की दिलचस्पी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन तक को मजबूर होकर मीडिया के सामने आकर बयान जारी करना पड़ा था इस केस को लेकर, नानावटी को लेकर। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन, उन तक को सामने आना पड़ा था। यह भी कहा गया था कि वो मतलब एक क्राइम के केस में, एक मर्डर के केस में उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी दलील थी। उस वक्त महाराष्ट्र की गवर्नर, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, वो तक सामने आई थी समर्थन में नानावटी के। यह हिंदुस्तान के इतिहास का आखिरी केस था जिस केस की सुनवाई में जूरी मेंबर बैठे थे। करीब 9 जूरी मेंबर थे इस केस की सुनवाई के लिए, और उसके बाद कोई दूसरा ऐसा केस हुआ नहीं जिसमें जूरी मेंबर बैठे। आज भी कई देशों में ऐसा होता है। जूरी मेंबर मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट है, लेकिन उस कोर्ट में सुनवाई जो है वो अलग अलग लोग करेंगे, अलग अलग फील्ड के, जिनकी समाज में इज्जत है, हैसियत है, ऐसे लोग जिनकी छवि बड़ी साफ़ सुथरी है, बेदाग हैं, और उनके इंसाफ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो समाज के तबके के ऐसे अलग अलग फील्ड के लोगों को इकट्ठा बैठाया जाता है और एक केस उनके सामने रखा जाता है, और वो जूरी मेंबर आम लोग होते हैं। वो तय करते हैं कि इस केस में क्या फ़ैसला लिया जाना है। उसके बाद उस केस के ऊपर फिर जो जज, कायदे से जो अपनी संवैधानिक पूरी व्यवस्था है, उसमें फिर वो जज देखता है कि क्या करते हैं। तो आमतौर पे जो जूरी का मेंबर होता है वही जज का भी फैसला होता है। तो ये नानावटी केस इकलौता ऐसा केस है जो आखिरी जूरी मेंबर जिसमें बैठी थी आम लोगों की, उसके बाद फिर ये कभी किसी केस में कभी जूरी को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक को इस केस में बैठना पड़ा। आमतौर पर क्राइम के केसेस में ऐसा नहीं होता है, पॉलिटिकल हो या बाकी चीज़ें हो, जैसे अभी राम जन्मभूमि है और बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है, उसमें संविधान पीठ बैठी हुई है, 5 जजों की पूरी एक बेंच है। लेकिन एक मर्डर के केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठे, ये भी उसके मामले में एक मिसाल है। इस केस में मुकदमा अदालत में चल रहा है, लेकिन पूरे देश की नज़र है इस पर, और ये इकलौता केस है जिसमें जब अक्यूज जो मुलजिम था उसको जब कोर्ट में पेश किया जाता था तो उसकी एक झलक देखने के लिए उस वक्त कहते हैं कि तमाम लड़कियां सज संवर कर कोर्ट पहुंचती थी, सिर्फ मानेकशॉ नानावटी की एक झलक देखने के लिए। 6 फुट हाइट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, डैशिंग, हैंडसम, और जो कहानी आई थी सामने, चूँकि उस वक्त जो मीडिया में खबरें आ रही थी, उन खबरों ने एक तरह से नानावटी को हीरो बना दिया था, और जितनी लड़कियां थी वो सब नानावटी की उस वक्त फ़ैन थी, और सभी की एक मांग थी कि नानावटी को बरी किया जाए। इवन एक अखबार, उस वक्त जो एक वीकली अखबार आता था ब्लिट्स, और उस अखबार की पॉपुलैरिटी थी जो सिर्फ इस केस की वजह से हुई। नानावटी केस को ब्लिट्स ने एक तरह से एक मुहिम के तौर पे लिया, और इकलौता अखबार था जिसने एक कैंपेन चलाया था कि नानावटी को माफ़ करो, बरी करो, रिहा करो। तो अब इतनी सारी चीज़ें इस केस से जुड़ी हुई हैं, तो वो केस भी इंटरेस्टिंग होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1949 से, जब पहली बार जो मानेकशॉ थे ये इंग्लैंड गए थे। अच्छे खासे ये एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पारसी समुदाय से हैं मानेकशॉ नानावटी, और ये इंग्लैंड गए थे पढ़ाई लिखाई के लिए। 1949 में इंग्लैंड में इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सिल्विया था। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, दोस्ती प्यार में बदलता है, और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इस बीच में वापस हिंदुस्तान आने के बाद नानावटी नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, और नेवी में इनको जो उस वक्त पद था वो लेफ्टिनेंट कमांडर का था। दोनों पति पत्नी की गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, मुंबई में रहते थे। धीरे धीरे इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। मुंबई में आशियाना था, लेकिन नानावटी ज़्यादातर चूँकि नेवी में थे तो साल में बहुत ज़्यादा वक्त उनका समंदर में ही बीतता था, क्योंकि नेवी की ड्यूटी जाहिर सी बात है पानी और समंदर, उनकी हिफाजत, उनकी निगरानी इसी में रहती है। तो घर से अक्सर ये बहुत दूर रहा करते थे, और काफ़ी वक्त के लिए भी घर दूर रहते थे। करीब 49 से 1949 में शादी हुई थी। इस दौरान में
10 साल बीत जाता है, 10 साल में 3 बच्चे हो जाते हैं। मानेकशॉ घर से दूर हैं। सिल्विया आ चुके लंदन से हैं, खुशमिजाज हैं, थोड़ी खुले ख्यालात की हैं, तो मुंबई के अच्छे सर्किल में उनका उठना बैठना है, दोस्ती होती है। और इसी दौरान उनकी दोस्ती होती है मुंबई के एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन से, जिसका नाम था राजेश आहूजा। आहूजा जो है मुंबई का बिजनेसमैन था, और धीरे धीरे जब इन प्रेम आहूजा और सिल्विया की फिर मुलाकात होती है, पार्टी में अलग अलग सोशल गैदरिंग होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम आहूजा सिल्विया से प्यार करने लगता है, सिल्विया के करीब आता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब सिल्विया भी प्रेम आहूजा से प्यार करने लगता है, फिर इन दोनों के बीच बड़े नज़दीकी रिश्ते बनते हैं, और धीरे धीरे अब सिल्विया की ज़िंदगी से नानावटी का प्यार थोड़ा कम होता जाता है। लेकिन प्रेम आहूजा की एक दूसरी पहचान थी, उसका इस तरीके से लड़कियों से मिलना, दोस्ती करना, उनको यूज़ करना उसकी पुरानी फितरत थी। कहते हैं कि वो अय्याश किस्म का एक बिजनेसमैन था, पैसे, दौलत, शोहरत सब कुछ थी उसके पास। तो इन दोनों के रिश्ते चले। इधर मानेकशॉ लगातार बाहर रहते थे। बीच बीच में जब मानेकशॉ लौटे तो मानेकशॉ को थोड़ा डाउट हुआ कि सिल्विया बदली सी है। प्रेम आहूजा जो है वो मानेकशॉ का भी दोस्त था, दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसी बातें छुपती नहीं है। थोड़े दिन के बाद पता चल गया नानावटी को कि प्रेम आहूजा के साथ सिल्विया का रिश्ता है, और दोनों उस रिश्ते की सीमा को भी लांघ चुके हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है मानेकशॉ को, क्योंकि मानेकशॉ सिल्विया से बेइंतहा प्यार करता था, उसके 3 बच्चों की माँ थी। लेकिन फिर लगता है कि शायद वक्त हालात के साथ सिल्विया बदल जाए, वापस उसके पास लौट आए, पर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, मानेकशॉ ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन उनकी सारी जो सोच है, जो सारी चीज़ें हैं, वो घर की तरफ हैं, सिल्विया की तरफ है, प्रेम आहूजा की तरफ है। वक्त बीतता है लेकिन सिल्विया नहीं बदलती। इन दोनों के रिश्ते जो है वो परवान चढ़ते जाते हैं। इसी के बाद 27 अप्रैल 1959 की तारीख आती है, 27 अप्रैल 1959। लंबी ड्यूटी के बाद मानेकशॉ अपने घर लौटे थे। घर आने से पहले बच्चों से ही बात हुई, बीवी से ही बात हुई थी। चूँकि बहुत दिनों बाद आ रहे थे तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्हें फिल्म दिखानी है। तो उस वक्त एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, इंग्लिश फिल्म थी ये, जिसका नाम था टॉम थंब। टॉम थंब रिलीज़ हुई थी मुंबई के मेट्रो सिनेमा, बड़ा फेमस सिनेमा हॉल है, वहाँ लगी हुई थी। मानेकशॉ लौटते हैं और उसी दिन मैटनी शो की 3 टिकटें बुक कराते हैं सिल्विया के लिए, बल्कि 4, अपने तीनों बच्चों के लिए। 5वां नहीं कराते अपना। वो ये कहते हैं सिल्विया से और बच्चों से कि उनको कुछ ज़रूरी काम है, उनको अपने बेस में जाना है और वहाँ, तो इसलिए आप लोग पिक्चर देखो, फिर मैं वापस लेने आ जाऊँगा। पिक्चर जाने से पहले आखिरी बार मानेकशॉ सिल्विया से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम प्रेम आहूजा से प्यार करती हो, तो वो जवाब नहीं देती। खामोशी का मतलब था हाँ। तो पूछते हैं कि क्या प्रेम आहूजा तुमसे शादी करेगा, हमारे बच्चों का ख्याल रखेगा? तो वो कहती है मैं कैसे बता सकती हूँ। इसके बाद प्रेम आहूजा कोई सवाल नहीं प्रेम आहूजा को लेकर कोई सवाल नहीं पूछते नानावटी। वक्त होता है, सिल्विया और अपने बच्चों को लेकर वो मेट्रो सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। टिकट पहले से ही बुक थी मैटनी शो की, 3 से 6। सिनेमा हॉल में ड्रॉप करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस सिनेमा हॉल से निकलते हैं और मुंबई में जो नेवल बेस है, जो नेवल का हेडक्वार्टर है, वो अपने उस हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर में जाने चूँकि वो छुट्टी पर आए थे तो अपना सर्विस रिवॉल्वर उन्होंने जमा कर दिया था, लेकिन 27 अप्रैल को वापस नेवल हेडक्वार्टर जाते हैं। वो जो वहाँ पे क्लर्क बैठा था उसको बताते हैं कि उन्हें अपने सर्विस रिवॉल्वर की ज़रूरत है, कुछ काम आ गया, किसी मिशन पे जाना। आमतौर पे कोई रोकता नहीं है, आप ऑफिशियली मांग रहे हैं तो उन्हें भी मना नहीं किया जाता। उनका सर्विस रिवॉल्वर और साथ में 6 गोली एक लिफाफे में रख कर उनको दिया जाता है। वो रिवॉल्वर और गोली उस लिफाफे में रखते हैं, एनवेलप में, बाहर आते हैं और उसके बाद अब उनकी गाड़ी का रुख सीधे मुंबई के मालाबार हिल्स की तरफ था। बहुत ही फेमस जगह है ये मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स के पास ही जीवन ज्योति बिल्डिंग है, जिसके अपार्टमेंट में प्रेम आहूजा रहता था। इसके बाद सीधे नानावटी प्रेम आहूजा के घर पहुंचते हैं। दोपहर का वक्त है, प्रेम आहूजा से पुरानी दोस्ती है। अंदर जाते हैं तो प्रेम आहूजा उस वक्त जस्ट
बाथरूम से निकला था नहाकर, टॉवेल पहने हुआ था और शीशे के सामने खड़ा था। इसके बाद घर में एक नौकरानी थी और प्रेम आहूजा की बहन छोटी, जिसका नाम था मैमी, वो भी मौजूद थी, लेकिन उस कमरे में नहीं थी। मेड जानता था ऑलरेडी नानावटी को पहले से, जो नौकर था। तो नानावटी सीधे अंदर पूछते हैं कि प्रेम आहूजा है, वो बताते हैं कमरे में है। वो सीधे कमरे में दाखिल होते हैं, हाथ में वही लिफाफा है जिसके अंदर पिस्टल है। अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बाद मैमी और उस नौकर को बाहर 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक साथ एक एक करके 3 फायर होता है। जैसे ये गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं, दोनों बदहवास भागते हैं कमरे की तरफ। कमरे में देखते हैं कि प्रेम आहूजा टॉवल में खून से लथपथ फर्श पे पड़ा है और नानावटी उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं। दोनों देखते हैं, गोली चलाते लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसके बाद नानावटी बाहर जाने से पहले नौकर से मुड़कर सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ सरेंडर करने के लिए। उसके बाद वो घर से निकल जाते हैं। अब घर से निकलने के बाद नानावटी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था। उस वक्त वहाँ पे इंस्पेक्टर लोबो थे, जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नानावटी लोबो से कहते हैं कि मैं अभी अभी एक कत्ल करके आया हूँ। कत्ल भी नहीं कहते, कहते मैं एक शख्स को गोली मार कर आया हूँ। तब तक इससे पहले नानावटी जब वो घर से निकलते हैं तो जो उनके अपने नेवी के बॉस थे, जिसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे नानावटी, वो उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे प्रेम आहूजा को गोली मारी है। तो ये सुनकर जाहिर सी बात है उनके अफसर घबरा जाते हैं। फिर वो लेकिन कहते हैं कि तुम फ़ौरन जाओ और पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दो। तो नानावटी कहते हैं ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जिसका इंस्पेक्टर जो है लोबो, जिसका नाम था, वो इंचार्ज, ये वहाँ पहुँच कर कहते हैं कि मैं एक शख्स को गोली मार कर आ रहा हूँ। तब तक इंस्पेक्टर के पास उस इलाके की जो पुलिस चौकी पोस्ट थी, वहाँ से खबर आ गई थी। घर वालों ने चूँकि देखी तो हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन तब तक प्रेम आहूजा की डेथ हो चुकी थी। तो नानावटी के ये कहने पर कि एक शख्स को गोली मार कर आ रहा हूँ, इंस्पेक्टर जवाब देता है कि उस शख्स की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही नानावटी थोड़े घबरा जाते हैं। तब इंस्पेक्टर उनको चाय के लिए पूछता है, लेकिन नानावटी कहते हैं कि नहीं, 1 गिलास पानी चाहिए। इसके बाद नानावटी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। तब तक बात नेवी तक पहुंच गई, नेवी के अफसरों तक पहुंच गई। नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर रहते हुए नानावटी का एक कद, एक गरिमा थी और उनकी बहादुरी, उनकी सर्विसेज को लेकर बड़ी रिस्पेक्ट थी। अब नानावटी यहाँ पे पुलिस कस्टडी में है, प्रेम आहूजा की डेथ हो गई है, सीधा सीधी 302 का मामला है, कत्ल का मामला है। यहीं से अब इंडियन अगर क्राइम की हिस्ट्री में देखें तो एक अनोखा मुकदमा शुरू होता है। सबसे पहले ये खबर, जाहिर सी बात है कि एक हाई प्रोफाइल केस था, एक बड़े बिजनेसमैन का कत्ल एक नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के हाथों। और जब तस्वीर छपी तो पता चला कि इतना हैंडसम कमांडर। इसके बाद धीरे धीरे ये मामला जब कोर्ट में गया तो अब शुरुआत ट्रायल की होती है। चूँकि मामला थोड़ा बड़ा था और यहाँ पे दोनों चीज़ें थी। एक ये कि नानावटी जो है वो पारसी समुदाय से थे और जिस आहूजा को उन्होंने मारा था वो सिंधी समुदाय से। तो अब उसमें यह भी था कि एक की तरफ जाए तो दूसरा समाज नाराज़ ना हो जाए, राजनीतिक कारण भी बहुत सारे थे। लेकिन खैर मामला कोर्ट में जाता है तो उस वक्त के हिसाब से इस हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए निचली अदालत एक जूरी बनाती है और उस जूरी में 9 लोग शामिल होते हैं। इस जूरी को यह काम दिया जाता है कि आप इस पूरे केस पे अपनी राय दें, फैसला सुनाएं। 9 मेंबरों में से 2 पारसी थे, एक एंग्लो इंडियन, एक क्रिश्चियन और 5 हिंदू, ये जूरी मेंबर थे। इनके ऊपर जो केस लगाया दूसरे पक्ष ने, सरकारी पक्ष ने, वो था मर्डर का। जबकि जो नानावटी की तरफ से वकील पेश हुए उन्होंने इसको गैर इरादतन हत्या बताई और एक हादसा बताया। उनकी दलील थी कि मेरा मुवक्किल जो है वो प्रेम आहूजा को मारना नहीं चाहता था, वो घर गया था बात करने के लिए कि क्या तुम मेरी बीवी से शादी करोगे। और तब उन्होंने वकील कोर्ट में बताया कि प्रेम आहूजा से जब ये कहा तो प्रेम आहूजा ने ये जवाब दिया कि क्या मैं जिसके साथ भी सोऊंगा क्या उससे शादी करूंगा।
और इस बात पे फिर उसे गुस्सा आया, दोनों में हाथापाई हुई। उस हाथापाई के दौरान वो लिफाफा नीचे गिरा, उस लिफाफे के अंदर पिस्टल था, पिस्टल में गोलियां भरी थीं। और इसी के बाद वो छीना झपटी में प्रेम आहूजा उस रिवॉल्वर को छीनना चाहता था, गोलियां चल गई और वो गोली प्रेम आहूजा को लगी। तो प्रेम आहूजा उसको वो मारने नहीं गए थे बल्कि बात करने गए थे, लेकिन छीना झपटी और हाथापाई में गोली चली जिससे प्रेम आहूजा की मौत हो गई। इसलिए ये गैर इरादतन हत्या एक हादसा है। इस पर सरकारी वकील ने सवाल किया कि अगर बातचीत करने के लिए गए थे, चूँकि अब सब कुछ रिकॉर्ड पे था, तो प्रेम आहूजा के घर जाने से पहले नानावटी ने नेवल बेस हेडक्वार्टर जाकर अपना सर्विस रिवॉल्वर क्यों इशू कराया। इसका जवाब नानावटी ने कोर्ट में ये दिया कि वो रिवॉल्वर मैंने इसलिए इशू कराया था कि प्रेम आहूजा से बात करने के बाद मैं अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि मैं सिल्विया के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता था, तो मुझे मरना था, मैं सुसाइड करना चाहता था। अगर प्रेम आहूजा कह देता कि हाँ वो शादी करेगा और उसके बच्चों का ख्याल रखेगा, तो बोला मैं फिर वहाँ से निकलता और अपने आप को गोली मार लेता। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, उससे पहले हाथापाई हो गए और फिर सारी। तो अब इन चीज़ों को लेकर अदालत में मुकदमा चलता रहा। कत्ल हुआ था 27 अप्रैल 1959 को और ट्रायल शुरू हुआ 5 महीने बाद 23 सितंबर 1959 को। 9 जूरी ने सारी दलीलें सुनी। इस दौरान में हर पेशी पर नानावटी अपने उसी नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर के ड्रेस में अदालत पहुंचते, सफ़ेद झक जो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म है। अखबारों में खबर छपी, ट्रायल शुरू हुआ, लोगों को पता चला। अब लोगों का जमावड़ा अदालत की तरफ। अदालत में भीड़ लगनी शुरू हो गई। सुबह से लड़कियां सज धज कर अदालत के बाहर पहुंच जाती सिर्फ नानावटी की एक झलक देखने, और नानावटी हर दिन अपनी यूनिफॉर्म में आते। मुकदमा ट्रायल चला, दोनों तरफ से बहस हुई। बेस यही था कि ये क्या जानबूझ के की गई कत्ल है किया गया या फिर ये एक हादसा है। तो आखिरकार दोनों वकीलों ने बहुत कुछ इसमें बात की। एक उसमें दलील ये भी आई कि अगर जो लोगों ने भी बयान दिया था कि जब नानावटी आया अदालत में तो उन्होंने खुद कहा था कि मैंने एक शख्स को गोली मार कर आया, और जब उन्होंने कहा कि वो मर चुका है, लेकिन जूरी ने इस इंस्पेक्टर की गवाही को इसलिए नहीं माना। उन्होंने कहा कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस हिरासत में दिए गए ऐसे बयान की कोई मान्यता नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने यह बयान नहीं हुआ था। पुलिस के सामने ज़रूर नानावटी ने यह कहा था। दूसरी बात यह आई कि नानावटी उस दिन भी यूनिफॉर्म में गए थे घर पे, और उनके यूनिफॉर्म पे कहीं भी खून का एक धब्बा भी, एक बूंद भी नहीं था। तो इस पर सरकारी वकील ने दलील देखी थी कि उन्होंने जानबूझ के खून के छींटे ना पड़े तो दूर से गोली चलाई थी और इसीलिए खून के निशान नहीं मिले। फिर ये भी आई बहस कि जो लाश मिली थी प्रेम आहूजा की, फर्श पर खून से लथपथ टॉवेल बांधे हुए थे क्योंकि बाथरूम से नहा कर निकले थे। हाथापाई हुई दोनों के बीच में, इस नौबत तक कि छीना झपटी, रिवॉल्वर छीनना, एक दूसरे को धक्का मुक्की, तो कायदे से टॉवेल खुल जाना चाहिए था, लेकिन वो टॉवेल खुला नहीं। ये भी दलील रखी गई। इस दौरान में ये भी हुआ कि जब ये केस की सारी रिपोर्टिंग छपती थी, खासतौर पे ब्लिट्स अखबार, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहस की छापता था, जिससे टॉवेल वाला इंसिडेंट। तो कहते हैं कि उस वक्त मुंबई के फुटपाथ पे बहुत सारे लोग फिर जो टॉवेल बेचा करते थे वो टॉवेल को अब इस तरह से बेचने लगे थे कि ये प्रेम आहूजा टॉवेल है, प्रेम आहूजा टॉवेल है, मतलब आपकी जान भी चली जाए टॉवेल नहीं खुलेगा, इस तरीके के उसके स्लोगन दिए गए थे। तो ये सारी बहस चली अदालत में लंबी, लेकिन आखिरकार उसके बाद फैसले का दिन आया, और उस फैसले के बाद जूरी को अपना फैसला देना था। जूरी के फैसले से पहले अब नानावटी और उनकी जो बीवी सिल्विया, इसको भी कोर्ट में बयान देना था। नानावटी ने जो कोर्ट में बयान दिया उन्होंने माना कि हाँ, मैं 27 अप्रैल को प्रेम आहूजा के घर गया था ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। लेकिन प्रेम आहूजा ने बात करने की बजाय झगड़ना शुरू कर दिया। उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि क्या मैं हर उस औरत से शादी कर लूं जिनके साथ मैं बिस्तर पर सोया हूं, गेट आउट फ्रॉम हेयर। इसके बाद फिर हम दोनों में झड़प हुई, और झड़प के दौरान उसने मेरे रिवॉल्वर पे झपट्टा मारा, फिर मैंने बचाया, और फिर इस बीच में गोली चल गई जिसमें वो मारा गया। अब बारी थी सिल्विया के स्टेटमेंट की, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिल्विया ने ये कहा कि मैंने नानावती को बताया था कि मैं प्रेम आहूजा से प्यार करती हूँ,
लेकिन प्रेम आहूजा तब तक मुझसे प्यार करता था जब तक हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं थे। उसके बाद जैसे ही रिश्ते बने, प्रेम आहूजा ने मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया और वो शादी की बात हमेशा टाल देता था। और इसी के बाद फिर उस दिन जब वो नानावती ने कहा था मुझसे कि मैं प्रेम आहूजा से जाकर बात करूंगा कि अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुमसे शादी कर ले, तो मैंने उसको रोका था कि तुम मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। तो इसने कहा कि कोई नहीं, मरना तो मुझे वैसे ही अब, बट एक बार मैं बात करके देखूंगा। तो सिल्विया ने कहा कि मैंने ये भी कहा था नानावती से कि मरना तुम्हें क्यों, गलत मैंने किया, धोखा मैंने दिया है, तो तुम क्यों मरोगे, मरना मुझे चाहिए था। ये सिल्विया का बयान था। इन दोनों के इस बयान के बाद फिर आखिरकार जूरी मेंबर ने अपना फैसला सुनाया और जूरी ने जो फैसला सुनाया वो 8-1 से फैसला सुनाया, बहुमत के साथ। 8-1 का फैसला ये था कि नानावती ने जानबूझकर प्रेम आहूजा का कत्ल नहीं किया, बल्कि ये एक झगड़े के दौरान गैर इरादतन हो गया और इसलिए नानावती को बरी किया जाना चाहिए। उनके सर्विसेज को, उनके पुराने रिकॉर्ड्स को, सब कुछ और हालात को देखते हुए, जिस तरीके से वो अपनी पत्नी के प्यार में वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए, और उसमें झगड़े की वजह से ये कत्ल हुआ, न कि जानबूझकर। 8-1 से ये फैसला आया जूरी का, लेकिन नॉन गिल्टी करार देने के बावजूद, माफ़ करने के बावजूद, जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो जज थे, चूँकि अब ये मामला 9 जूरी ने दे दिया था फैसला 8-1 से। एक सिर्फ जूरी मेंबर ऐसे थे जो जिनका मानना था कि नानावती गुनहगार है कत्ल के लिए 302 के तहत, बाकी 8 का मानना था कि वो बेकसूर हैं, हालात की वजह से कत्ल हुआ। अब जूरी का ये फैसला आने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब ये फैसला आया तो कहते हैं कि पूरे कोर्ट में तालियां पड़ी, बाहर खबर पहुंची, जितनी लड़कियां बाकी लोग थे वो खुशियां मनाई जा रही थी। पूरे देश में इस फैसले पे नज़र थी क्या होगा। और जैसे ही जूरी का फैसला आया, नानावती के सपोर्ट में ऐसा लगा कि नानावती वाकई कोई बहुत बड़े हीरो है, जिस तरीके से इस केस पे नज़र रख के और उनके इस रिहाई पे लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन ये जश्न आधे 1 घंटे का था, क्योंकि आधे 1 घंटे के बाद जो जज थे उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को ऊपरी कोर्ट में भेजा जाए ताकि वो आखिरी फैसला ले सके। तो जूरी की तरफ से बरी किए जाने के बावजूद लोअर के कोर्ट के जज ने इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में रेफर कर दिया और कहा कि ये इंसाफ के लिए ज़रूरी है। जूरी से बरी हो गए, लेकिन अब मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये जो सारी दलीलें जूरी ने मानी थी वहाँ उल्टा पड़ गया और हाई कोर्ट ने ये नहीं माना कि ये अनजाने में कत्ल हुआ है, झगड़े के दौरान हुआ है, बल्कि उन्होंने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए ये माना कि कत्ल जानबूझकर हुआ है। सर्विस रिवॉल्वर इशू कराया गया नेवल बेस से। उसके बाद वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद 3 गोली चलाई, हाथापाई के निशान मिले नहीं, टॉवेल अपनी जगह पे था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये मामला 302 कत्ल का है। और इसी के बाद फिर हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को, जो नॉन गिल्टी बरी करने वाला, वो दोषी माना और उम्र कैद की सज़ा सुना दी नानावती को। मानेकशॉ नानावती को अब हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यहाँ से अब केस एक नया मोड़ लेता है। जैसे ही हाई कोर्ट का यह फैसला आता है, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ऐसी और कोई मिसाल नहीं मिलेगी, 4 घंटे के अंदर अंदर मुंबई की उस वक्त गवर्नर थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बहन थी। उन्होंने सीधे सीधी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, नानावती पर इस हाई कोर्ट का यह फैसला लागू नहीं होगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि इनकी नेवल कस्टडी भी पेंडिंग है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के अपने रूल होते हैं, अगर वो क्राइम करते हैं तो पहले उनकी कस्टडी में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अभी तक गए नहीं। हालांकि इस पूरे दौरान में नानावती जेल नहीं गए थे, वो बाकायदा एक गेस्ट हाउस में रहते थे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लॉ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सबको देखते हुए और महाराष्ट्र के गवर्नर ने फिर कहा, तो ये मामला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी सुनवाई के बाद ये माना कि हाई कोर्ट का फैसला सही था। मानेकशॉ ने ही प्रेम आहूजा का कत्ल किया, पूरे होशो हवास में किया, इसलिए उनकी उम्र कैद की जो सज़ा है वो जायज़ है और उनको उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। अब जब ये फैसला आ गया तो लोगों में एक मायूसी, एक निराशा
ब्रिट्स उधर लगातार एक मुहिम चला रहा, नानावटी जैसे शख्स को ऐसे उम्र कैद नहीं मिलनी चाहिए। लोगों ने भी एक मुहिम चला दी। इस बीच में गवर्नर के पास एक पावर होता है किसी को माफ़ी देने का। तो महाराष्ट्र के गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने प्राइम मिनिस्टर तक से बात की। उधर जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णन, वो भी कह रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ें और ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत इसको कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मतलब पूरी सरकार स्टेट से लेकर सेंटर की गवर्नमेंट तक इस पूरे केस में उलझ गई। अब ये हुआ कि इनको, नानावटी को गवर्नर की तरफ से माफ़ी दिलाया जाए लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। लेकिन वहाँ पे एक इशू आ गया कि अगर नानावटी को माफ़ी देते हैं तो और रिहा कर देते हैं तो सिंधी जो बिरादरी है वो बुरा ना मान जाए कि उनके साथ ऐसा जुर्म हुआ और उसको माफ़ी दे दी। पारसी खुश हो सकते हैं। इसी बीच में एक और चीज़ आती है नहीं, और वही चीज़ टर्निंग पॉइंट होता है। एक फ्रीडम फाइटर थे जो सिंधी समाज के एक नेता भी थे और वो सिंधी बिजनेसमैन थे बड़े, उनका नाम था भाई प्रताप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और ये कि नानावटी को माफ़ी दी जानी चाहिए कि नहीं, गवर्नर की तरफ से लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, लेकिन बात आ गई फिर पारसी बिरादरी, सिंधी बिरादरी, फिर चुनाव, उसमें वोट, उनका मुकरना, गुस्सा होना। तो एक नई चीज़ सामने आती है कि एक भाई प्रताप जो सिंधी ट्रेडर थे, जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फर्जी लाइसेंस के इल्ज़ाम में। उन्होंने कुछ फर्जी लाइसेंस का वो था, तो वो केस बना, उनको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया तो सिंधी बिरादरी में बड़ा गुस्सा था कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, और इनको एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और उनको जेल भेज दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने गवर्नर को अप्रोच किया कि आप इनको माफ़ी दे दें। तो विजय लक्ष्मी पंडित शुरू से चाहती थी कि नानावटी को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको उसको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था। हालात को देखते हुए हर आदमी जो केस कहानी समझता था कि एक आदमी ने क्यों अपनी बीवी से प्यार करता था, उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, फिर भी वो अपनी बीवी का भला चाहता है, वो शख्स के पास जाता है कि तुम मेरी बीवी से शादी करोगे, उसको खुश रखोगे, मेरे बच्चे को अच्छे रखोगे। ऐसे शख्स को अगर मारा है तो फिर वो क्राइम नहीं है। ये लोगों की उस वक्त पूरी सोच थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित भी चाहती थी, हमदर्दी थी, लेकिन वो छोड़ती तो ये उनको सलाह दी गया था कि इससे सिंधी बिरादरी बुरा मान जाएगी। अब लेकिन उनके हाथ में एक अचानक हथियार आ गया। जब भाई प्रताप जो सिंधी ट्रेडर थे और उनका बैकग्राउंड भी था कि वो फ्रीडम फाइटर रहे, तो उनकी माफ़ी की अर्जी आई गवर्नर के पास। इसी वक्त दौरान में दो चीज़ें और हुई। एक, जो मैमी थी प्रेम आहूजा की बहन, जो उस वक्त घर में थी, उसने बाकायदा लिख कर दे दिया कि नानावटी को अगर आप माफ़ कर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैमी भी कोर्ट पहुंचती थी, डेली हियरिंग देखती थी और लोगों के रुझान देखती थी, लोगों की सोच देखती थी, फिर उसे भी कहानी पूरी पता चली। तो कहीं ना कहीं उसके अभी सॉफ्ट कॉर्नर था नानावती को लेकर। तो एक फैमिली से लिखा हुआ लेटर कि मेरे भाई का जो कातिल है, अगर उस कातिल को माफ़ कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लेटर भी पहुंच गया गवर्नर के पास। यहाँ पे उस वक्त नया नया वकालत शुरू करके कानून की दुनिया में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे राम जेठमलानी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर, जिनके अभी हाल में डेथ हुई। ये केस उनके पास आता है। नानावटी का केस अब वो लड़ते हैं। मैमी का लेटर आ चुका था माफ़ीनामे के तौर पर। इसके बाद बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं राम जेठमलानी। वो दोनों पक्ष में समझौते की बात कराते हैं। उधर सिंधी जो नेता थे भाई प्रताप, उनकी रिहाई की अर्जी थी। तो आखिर में फिर ये तय होता है कि जो नानावटी और आहूजा की बहन, इन दोनों के बीच में समझौता, उसका लेटर आना, ये लेटर गवर्नर के पास जाना, उधर भाई प्रताप का माफ़ीनामा गवर्नर के पास पेंडिंग। विजय लक्ष्मी पंडित एक फैसला लेती हैं। वो कहती हैं ठीक है, अगर मैं भाई प्रताप को माफ़ी दूंगी और रिहा करूंगी, जो मेरे अधिकार में है, तो शर्त एक है कि फिर मैं नानावटी को भी रिहाई दूंगी। अब यहाँ पे पारसी और सिंधी की लड़ाई वाला मामला खत्म हो जाता है, इसलिए कि सिंधी भाई प्रताप की रिहाई से खुश हो जाते, इधर नानावटी की रिहाई पे फिर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन दोनों की रिहाई एक ही दिन करूंगी, जो आदेश दूंगी। विजय लक्ष्मी पंडित ने ऐसा ही किया। उन्होंने भाई प्रताप और नानावटी को रिहा करने का आदेश दे दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद करीब 3 साल बीत चुका था। 3 साल बीतने के बाद 3 साल से थोड़ा कम ही रहे नानावटी जेल में। उम्र कैद की सज़ा हुई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से,
लेकिन तीसरा साल ख़त्म होते होते महाराष्ट्र की गवर्नर तब की विजय लक्ष्मी पंडित ने भाई प्रताप को माफ़ीनामा देने के साथ साथ नानावटी को भी माफ़ीनामा दे दिया और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद नानावटी जेल से रिहा होते हैं। कुछ दिन मुंबई में बहुत खामोशी से रहते हैं और फिर ये दो रिहा हुए थे, वो तारीख थी 17 मार्च 1964। 59 में कत्ल हुआ था, 64 में ये रिहा हो गए। मतलब टोटल 6 साल मुकदमा चला, जिसमें ये 3 साल के करीब जेल में रहे। पहले 3 साल ये गेस्ट हाउस में ही इनको रखा जाता था। 17 मार्च 1964 को ये रिहा होते हैं और मार्च ख़त्म होने से पहले पहले नानावटी अपनी बीवी सिल्विया, 2 बेटे और 1 बेटी को लेकर बड़ी खामोशी से मुंबई और हिंदुस्तान छोड़ देते हैं, कनाडा चले जाते हैं। इसके बाद इस फैमिली की कोई खबर नहीं आती। इस केस ने बाकी जो किया तो किया, एक नेवी के काबिल अफसर का करियर वक्त से पहले ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद नानावटी फिर नेवी में काम नहीं करना चाहते थे और फिर कानूनी मजबूरियां भी आ जाती, तो वो कनाडा पहुंच गए। लंबा वक्त गुजरा। मानेक शाह नानावती, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की कोई खबर नहीं, कोई वो नहीं। कुछ लोगों ने कनाडा में संपर्क करने की भी कोशिश की, वो कभी सामने नहीं आए। आखिरी खबर आई 2003 में कि नानावटी, मानेक शाह नानावटी का कनाडा में डेथ हो गया। 2003 में नानावती की मौत कनाडा में हुई। उसके बाद भी उनकी पत्नी सिल्विया और उनके बच्चे 2016-17 की लास्ट बात है, वो कनाडा में ही थे, जिंदा थी उनकी पत्नी सिल्विया। बट वो कभी मीडिया के सामने नहीं आई, कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। ख़ास तौर पर प्रेम आहूजा, नानावटी और अपने रिश्तों को लेकर उन्होंने हमेशा अपनी ज़ुबान बंद रखी, इसको एक राज रखा और एक मर्यादित पत्नी के तौर पर इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखा। तो 2003 में उन्हीं मानेक शाह नानावती की मौत हो गई, लेकिन उनके बच्चे, उनकी पत्नी कनाडा में है 2017 तक। इस वक्त का मुझे कोई अपडेट नहीं है कि वाकई वो कहाँ है। तो ये थी कहानी जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज भी जब कोई सुनता है तो चौंकता भी है और इस केस की गहराई में जाने की कोशिश भी करता है। वाकई अजीब कहानी है ये।